तो वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू इन्फो। आज जो है मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए MPS 003 का जून 2024 सेशन का PYQ, जिसके जो है मैं क्वेश्चंस वगैरह विद आंसर्स आपके साथ डिस्कस करूँगी हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में। ठीक है, तो ये जो है ना सेक्शन फर्स्ट है। सेक्शन फर्स्ट का जो क्वेश्चन है, एग्जामिन द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया है कि वो कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में कैसा संबंध है, ये हमें बताना है। यही क्वेश्चन जो है नीचे ये रहा हिंदी मीडियम में। ठीक है, भारत में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच, उनके नेचर्स के बीच जो है हमें संबंध बताना है। तो ये जो है ऐसे करके जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है ना, इनके 10 क्वेश्चन भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, क्रमिक विकास और आर्थिक विकास, तो इन सबसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हम PYQ के सारे क्वेश्चन को एज इट इज़ लेंगे और आंसर के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब जो है हम इसका आंसर पर आगे की तरफ बढ़ते हैं। सो ये रहा MPS 003 इंडिया डेमोक्रेसी का जून 2024 सेशन के जितना भी PYQ है, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में जो है हम अभी सॉल्व करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि अभी हमने पढ़ा कि भारत के कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संबंध की प्रकृति बतानी। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन जो है जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि भारत में जो राजनीतिक लोकतंत्र उसकी स्थापना कब और कैसे हुई और उसका जो क्रमिक विकास हुआ है वो बताना है, और साथ ही जो है आर्थिक विकास कैसे हुआ है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताना है। ये क्वेश्चन भी एंड जो थर्ड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एंड जो फोर्थ क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जो है हम अब तक कवर कर चुके हैं। इसके पार्ट जो है आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, ये था फोर्थ क्वेश्चन, ये डिस्कस रिलेशन बिटवीन द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो ठीक है, अब जो है ना हम ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसका जो थर्ड क्वेश्चन नंबर है ना, यहाँ तक हम कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर मैं आपको दिखा देती हूँ। जो थर्ड क्वेश्चन है ना, जातिगत असमानता से रिलेटेड था, तो वो हम कर चुके हैं और इसके दोनों पार्ट अपलोड हो चुके हैं। अब जो है हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच इज़ क्रिटिकली एग्जामिन द नेचर ऑफ कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी इन इंडिया। तो यहाँ तक जो है हम कर चुके थे। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, टाइम बिना वेस्ट करे हुए। ठीक है, तो अपने आंसर को जो है हम किससे स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन से। तो क्वेश्चन है, कार्यपालिका और विधायिका के बीच जो नौकरशाही है उनके साथ कैसे संबंध है। किसके, कार्यपालिका और विधायिका है, उनके नौकरशाही मतलब ब्यूरोक्रेसी के साथ कैसे रिलेशनशिप है। डिस्कस द रिलेशनशिप एंड रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी विथ एग्जामिन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। जो ब्यूरोक्रेसी है ना, उसका हमें रोल बताना है और कार्य बताने हैं किस तरीके से वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से संबंधित हैं। अपने आंसर्स को हम प्रस्तावना मतलब इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हुए बताएंगे कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में कार्यपालिका, विधायिका और नौकरशाही का तीन जो ऐसे लोग हैं वो बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ का काम करते हैं। इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड ब्यूरोक्रेसी आर 3 पिलर्स। नौकरशाही का कार्य जो है वो मुख्य सरकारी नीतियों और विधायिक का निर्णयों का कार्यान्वयन करना है। जो ब्यूरोक्रेसी है वो क्या करती है, जो भी गवर्नमेंट नीति बनाती है उन नीतियों को क्या करती है, लागू करती है और उनका क्रियान्वयन करती है, मतलब पॉलिसीज़ को क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है। द प्राइमरी रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज़ टू इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड लेजिस्लेटिव डिसीजंस। इस उत्तर में जो है हम बताएंगे कि कार्यपालिका और विधायिका के साथ जो नौकरशाही है उसके क्या संबंध है और उनकी भूमिका क्या है। अब सबसे पहले जो है हम बताएंगे कि जो कार्यपालिका है और जो नौकरशाही है मतलब एग्जीक्यूटिव एंड ब्यूरोक्रेसी है, उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है। तो कार्यपालिका जो है मतलब एग्जीक्यूटिव है, वो क्या करती है, नीति बनाती है, और नौकरशाही क्या करती है, उन नीति को लागू करती है। द एग्जीक्यूटिव फॉर्मुलेट्स पॉलिसीज एंड द ब्यूरोक्रेसी इम्प्लीमेंट्स देम। जो मंत्रालयों के जो सचिव है ना, सेक्रेटरीट्स एंड जो प्रशासनिक अधिकारी है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, वो किसके अंडर काम करते हैं, कार्यपालिका के मतलब एग्जीक्यूटिव के अंडर रहकर जो है काम करते हैं, सेक्रेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। ओके, जो योजनाओं की निगरानी है मतलब जो योजनाएं बन रही है उसकी निगरानी करना, बजट बनाना और जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं उसकी रिपोर्टिंग करना कौन करता है, नौकरशाही मतलब ब्यूरोक्रेसी करते हैं। रिपोर्टिंग किसको देते हैं, कार्यपालिका को, एग्जीक्यूटिव को। मॉनिटरिंग स्कीम्स, बजट यूटिलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग आर ब्यूरोक्रेटिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। विधायिका, अब जो है हम लोग ऊपर बताते हैं कि कार्यपालिका और नौकरशाही का कैसा रिलेशनशिप है। अब हम बताएंगे कि जो विधायिका है और जो नौकरशाही है उसके बीच में कैसा रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर एंड ब्यूरोक्रेसी।
सो जो विधायिका क्या करती है वो कानून बनाती है और उसे लागू कौन करता है, नौकरशाही करता है, नो डाउट। द लेजिस्लेचर इनैक्ट लॉज विच इज़ द ब्यूरोक्रेसी इम्प्लीमेंट। जो विधायिका है वो क्या करती है, प्रश्नकाल में नौकरशाही से आंकड़े मांग सकती है, रिपोर्ट मांग सकती है और जो भी नीतियाँ बनाई गई है उसकी जानकारी ले सकती है। कौन, विधायिका। किससे, नौकरशाही मतलब ब्यूरोक्रेसी से। ड्यूरिंग लेजिस्लेटिव सेशन ब्यूरोक्रेसी प्रोवाइड्स डाटा रिपोर्ट्स एंड पॉलिसी अपडेट्स। जो संसद की समितियाँ है जैसे कि लोक लेखा समिति है, इस समय कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, नौकरशाही। ब्यूरोक्रेसी जो है इन सब का महत्वपूर्ण काम होता है किसमें, लोक लेखा समिति वगैरह में इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। ब्यूरोक्रेटिक्स प्ले अ की रोल इन पार्लियामेंट्री कमिटीज लाइक द पब्लिक अकाउंट कमिटी। अब जो ब्यूरोक्रेसी है ना उसकी जो भी रोल है, जो भी भूमिका है ना, उसका हम आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे, मतलब क्रिटिसाइज़ करेंगे उसके रोल को। तो जो नौकरशाही है वो क्या करती है, नीति निर्माण में परोक्ष रूप से योगदान करती है। ब्यूरोक्रेसी कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू पॉलिसी फॉर्मेशन, मतलब जो भी कानून वगैरह या नीतियाँ बनती हैं तो जो नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेसी है वो डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते, वो इनडायरेक्टली जो है अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। हालांकि कभी कभी इसे निरंकुश, भ्रष्ट और लाल फीताशाही से जोड़कर आलोचना की जाती है। तो इसी बात को लेकर कि उन्हें डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन देने का मौका नहीं मिलता, तो इस वजह से कभी कभी हम उन्हें जो है नौकरशाही वगैरह को क्या कह के बुलाते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट है, नौकरशाही नहीं, गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो निरंकुश है, भ्रष्ट कर रही है, लाल फीताशाही अपना रही है, तभी तो वो ब्यूरोक्रेसी को डायरेक्टली काम नहीं करने दे रही है। हाउएवर इट इज़ समटाइम्स क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग ऑथोरिटेरियन, करप्ट और रेड टेपिस्ट। जो नैतिक प्रशासन है, एथनिक्स गवर्नेंस है, पारदर्शिता है और जो जवाबदेही है उसे सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेदारी होती है, ब्यूरोक्रेसी की। मतलब जो भी प्रशासन में कार्य चल रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी मैनेजमेंट करना और जवाबदेह होना किसका काम है, ब्यूरोक्रेसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ब्यूरोक्रेसी की। तो कंक्लूजन में हम बताएंगे कि जो कार्यपालिका और जो विधायिका है उसके साथ मिलकर जो है ब्यूरोक्रेसी लोकतंत्र में सुचारू संचालन की रीढ़ है। मतलब जो नौकरशाही है ना इन दोनों के साथ मिलकर काम करती है, तभी तो लोकतंत्र का सुचारू रूप से संचालन हो रहा है। इन तीनों के बीच में जो है बैलेंस और ट्रांसपेरेंटी होना ही उत्तरदायी प्रशासन की स्थापना संभव है। मतलब इन तीनों के बीच में जो है बैलेंस होना चाहिए, कोई भी कार्य छुपाकर या गलत मतलबी से नहीं करना चाहिए, तभी जो है एक अच्छे लोकतंत्र की स्थापना हो पाएगी। बैलेंस एंड ट्रांसपेरेंसी अमंग दीज थ्री इंस्टीट्यूशन इंश्योर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें पूछा गया है कि डिस्कस द चेंजिंग नेशन ऑफ सिविल सोसाइटी एंड क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो नागरिक समाज की बदलती अवधारणाएं हैं उसके बारे में हमें चर्चा करना है और सामाजिक आंदोलनों में जो है जो नए सामाजिक आंदोलन अलग होते हैं और नए सामाजिक आंदोलन अलग होते हैं, तो उसकी भूमिका में जो है ना आलोचनात्मक विश्लेषण करना है हमें नागरिक समाज की। हम अपने आंसर को इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हुए बताएंगे कि जो नागरिक समाज है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो राज्य और व्यक्तिगत जीवन के बीच में मध्यस्थ और संस्थाओं और गतिविधियों को दर्शाती है। बेसिकली जो नागरिक समाज है ना ये शो करती है कि जो राज्य है, मतलब जो स्टेट और जो इंसान है उसके बीच में जो भी सोसाइटी वगैरह है, इंस्टीट्यूट है, जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ना वो सारी चीज़ें जो है शो करता है। सिविल सोसाइटी refer to the intermediary institutions and activities that exist between the state and the individuals। समाज में जागरूकता, सहभागिता और परिवर्तन की प्रक्रिया में नागरिक समाज और सामाजिक आंदोलनों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मतलब जो नागरिक समाज है और जो नए सामाजिक आंदोलन हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने समाज में जागरूकता फैलाने के लिए काम किया है, लोगों को आपसी सहभागिता में जोड़ने के लिए और परिवर्तन के लिए जो है मिलकर काम किया है नागरिक समाज और नए सामाजिक आंदोलनों ने। सिविल सोसाइटी एंड सोशल मूवमेंट हैव प्लेड अ की रोल इन अवेयरनेस, पार्टिसिपेशन एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। समय के साथ जो है इसकी जो डेफिनेशंस वगैरह है वो चेंज होती जाती है, इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो चेंज होता जाता है और साथ ही साथ इनका एनवायरनमेंट भी जो है चेंज हो जाता है। मतलब समय के साथ जो है ज़रूरतों के हिसाब से इन सब चीज़ों में चेंजेस आते हैं। ओवर द टाइम द डेफिनेशन, स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ सिविल सोसाइटी हैव अंडरगोन सिग्निफिकेंट चेंजेस। अब तक जो नागरिक समाज की ट्रेडिशनल वो चलती आ रही थी ना, नागरिक समाज कॉन्सेप्ट, वो बताएंगे हम कि अब तक क्या ट्रेडिशनल सोच थी। नागरिक समाज की जो है पारंपरिक अवधारणा बताएंगे अब हम।
पूर्व में मतलब पहले जो है नागरिक समाज को राज्य से अलग करके एक नैतिक और सामाजिक क्षेत्र माना जाता था, जहाँ धार्मिक संस्थाएं, परिवार और सरकारी संगठन आदि आते थे। मतलब जो पहले है ना, नागरिक समाज को ना स्टेट से अलग समझा जाता था, जहाँ पे लोग क्या करते थे, अपने सामाजिक क्षेत्र का विकास करने के लिए नैतिकता के साथ रहते थे और क्या करते थे, अपनी धार्मिक संस्थाओं को फॉलो करते थे, अपनी फैमिली के साथ रहते थे, सहकारी संगठन वगैरह आदि बनाते थे और अपना जीवन यापन करते थे। स्टेट जो है सोसाइटी से अलग थी। Earlier civil society was seen as a moral and social realm separate from the state, including religious institutions, family and cooperatives. अब जो है ये एक ऐसा क्षेत्र था जो कि क्या करता था कि राज्य को शक्ति संतुलित करता था, लेकिन पूरी तरह से अपराजित नैतिक था। मतलब पहले तो ऐसा था कि जो स्टेट है उसके पास सारी शक्ति थी, वो स्टेट जो है बैलेंस बना के रखता था, जो व्यक्ति था उसके पास कोई शक्ति नहीं थी और ना ही वो नैतिकता से पूर्ण था। It was considered a space that balanced the power of the state while remaining largely apolitical. अब जो हम सेकंड चीज़ बताएंगे कि समय के साथ साथ जो है नागरिक समाज की अवधारणा कैसे बदली, आधुनिक समय में उसकी अवधारणाएँ कैसे बदल चुकी है। मॉडर्न एंड चेंजिंग नेशंस। आधुनिक समाज में जो है नागरिक समाज को एक सक्रिय और हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाने वाला क्षेत्र माना गया है। मतलब आज के समय में हम देखें तो जो सिविल सोसाइटी है ना, जो नागरिक सरकार है ना, उसको एक ऐसा एक्टिव, सक्रिय मतलब एक्टिव होता है, एक्टिव और ऐसा इंसान माना गया है जिसके कार्यों में हस्तक्षेप किया जा सकता है यदि उसका कार्य जो है ऐसा क्षेत्र कर रहा हो जहाँ पे किसी और का नुकसान हो रहा हो, है ना, एक तरीके से। In modern times, civil society is seen as an active and interventions domain. इसमें जो है ना गैर सरकारी संगठन भी आते हैं, लाइक NGOs वगैरह जो है, स्वयंसेवी जो समुदाय होते हैं, लाइक संगठन वगैरह, आंगनवाड़ी और मानवाधिकार जो संगठन होते हैं जो मनुष्य के अधिकारों को लगते हैं, और मीडिया वगैरह भी जो है इसमें शामिल होती है, किसमें, सिविल सोसाइटीज़ में आती है। It includes NGOs, voluntary groups, human rights organizations and media platform. ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण और डिजिटल मीडिया के टाइम में जो है नागरिक समाज की जो पहुंच है वो बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। हर क्षेत्र तक नागरिक समाज की पहुंच हो चुकी है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेट और प्रौद्योगिकी ने इतना विकास कर लिया है। विथ ग्लोबलाइजेशन एंड डिजिटल मीडिया द रीच एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द सिविल सोसाइटी हैव एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो नए सामाजिक आंदोलन है उसका उदय कैसे हुआ। हमसे जो है क्वेश्चन में दो चीज़ पूछी गई थी। पहला तो ये था कि नागरिक समाज की अवधारणा क्या है, एंड सेकंड चीज़ ये था कि जो नए सामाजिक आंदोलन है उनका वो क्या है, उनके आलोचनात्मक वर्णन करना है। तो सबसे पहले जो है हम बताएंगे कि जो नए सामाजिक आंदोलन है वो है क्या, उसका उदय कैसे हुआ, है ना। 1970 के दशक में जो है पारंपरिक श्रमिक आंदोलनों से हटकर जो है लोगों ने नए सामाजिक आंदोलन छेड़ दिए। नए सामाजिक आंदोलन जो है 1970 के दशक के बाद हमें देखने को मिले, जिसमें क्या हुआ, पर्यावरण से रिलेटेड लोगों टॉपिक पे लोग अपने लिए अधिकार पर्यावरण के लिए लोग अधिक आंदोलन करते थे। महिलाओं के अधिकारों के लिए लोग आंदोलन करते थे। जो LGBTQ+ समुदाय है ना, उनके लिए आंदोलन करना, शिक्षा की मांग करना और साथ ही साथ हर व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना, ये सारी चीज़ें जो है नए सामाजिक आंदोलनों में आई थी। नए सामाजिक आंदोलनों में जो है इन सारी चीज़ों की डिमांड की गई थी। पोस्ट 1970 अ शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल लेबर movement led to new social movement focusing on environment, women's rights, LGBTQ+ and education and public health also. इन आंदोलनों का जो बेस है वो क्या था कि हर व्यक्ति को जो है सामाजिक मतलब सोशल जस्टिस मिले, सभी को अपनी पहचान मिले, पहचान बनाने का अधिकार मिले और साथ ही साथ उनको अपने कल्चर को सेव करने का राइट हो, ना कि केवल आर्थिक वर्ग को संघर्ष हो। मतलब जो है ये जो नए सामाजिक आंदोलन है उसमें है जो पहले तो ये था ना, सामाजिक आंदोलन ये होता है कि हम अपने आर्थिक वर्ग को सुधारने के लिए जो है आंदोलन करते हैं, समाज में अवसर की समानता, जस्टिस, न्याय, इक्वालिटी की डिमांड करते हैं, ठीक है। लेकिन जो नए सामाजिक आंदोलन है ना, उसमें जो है ना हम अलग चीज़ों के लिए डिमांड करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, महिलाओं के लिए, LGBTQ समुदायों के लिए और किसानों के लिए, और जो सामाजिक न्याय है उसकी मांग करते हैं, समाज में अपनी पहचान बनाने की डिमांड करते हैं, अपनी संस्कृति को सेव करने की डिमांड करते हैं। ये सारी चीज़ें उसमें डिमांड में की जाती है। तो जो नए आंदोलन है ना, नए सामाजिक आंदोलन, तो अब हमें बताना है कि उसकी विशेषता क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट। विषयगत विविधता,
थीमेटिक डाइवर्सिटी, मतलब कि जो एक से अधिक मुद्दे हैं उनको साथ को जोड़कर लेकर चलना हम देखते हैं। मतलब जो ऐसे टॉपिक्स है जो आपस में इंटरकनेक्टेड है तो उसको एक एक अलग अलग मुद्दे को नहीं लेते, बल्कि एक दो मुद्दे जो रिलेटेड है उनको आपस में जोड़कर चलते हैं। जैसे कि जल, जंगल, ज़मीन और दलित अधिकार, इन सारी चीज़ों को आपस में हम जोड़ कर देख सकते हैं। या फिर जो नेतृत्वहीनता है, मतलब क्या होता है जो सामूहिक नेतृत्व हो रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, तो उसमें क्या होता है कि सामूहिक नेतृत्व चलता है, कोई एक व्यक्ति नेतृत्व नहीं करता। जैसे अगर एक व्यक्ति नेतृत्व करेगा, अगर किसी कारण वो पीछे हट जाता है तो फिर सारा समूह बिखर जाएगा, तो नहीं, यहाँ पे जो है सामूहिक नेतृत्वता चलती है और संगठनात्मक ढांचा चलता है, मतलब लोग जो है ग्रुप में काम करते हैं। साथ ही क्या होता है कि जो डिजिटल टूल्स है उनका उपयोग होता है, लाइक क्या, सोशल मीडिया हो गया, लोग ब्लॉग बनाते हैं, ऑनलाइन जो है पिटीशंस डालते हैं, याचिका डालते हैं, और क्या करते हैं, डिजिटल धरने भी करते हैं। किसमें, नए सामाजिक आंदोलन में। राज्य और कॉरपोरेशन के खिलाफ जो है आवाज़ उठाते हैं। सरकार और जो निजी पूंजी, मतलब प्राइवेट कंपनीज है, उनके जो अनियंत्रित प्रभाव है, जो वो अपनी मनमानी के हिसाब से कार्य कर रहे हैं, उसके लिए भी जो है हम नए सामाजिक आंदोलन के तहत आंदोलन करते हैं। अब जो है हम नए सामाजिक आंदोलन जो है आए उसका आलोचना बताएंगे, आलोचनात्मक क्रिटिसाइज एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम उसकी सकारात्मक बताएंगे चीज़ें कि इन आंदोलनों ने क्या किया, जो हाशिए पे, मतलब जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स थे, लाइक कौन, दलित, शेड्यूल कास्ट, वुमेंस, पीजेंट, ये सारे जो लोग हैं ना, जो गरीब है, वो पीछे रह गए, जो हाशिए पे हैं, उन लोगों को क्या की, एक आवाज़ दी, उन लोगों को आगे बढ़ाया और समाज में चेतना फैलाई, उनके लिए डिमांड की, नीति निर्माण को बदलवाया, नीति निर्माण को प्रभावित किया, जिससे क्या हुआ, गवर्नमेंट प्रभावित हुई और उन्होंने नई नई नीतियाँ जो हैं इम्प्लीमेंट किए। लेकिन साथ ही इसके नेगेटिव पॉइंट देखने को मिले। नेगेटिव पॉइंट क्या, कि कभी कभी जो ये आंदोलन है वो बहुत ज़्यादा अस्थायी हो जाते थे और स्पष्ट रणनीति और दीर्घकालीन परिणाम की कमी से जूझते थे। मतलब कभी कभी जो आंदोलन है ना वो कंटिन्यू चलते रह जाते थे और कभी कभी तो उन आंदोलनों का जो है कोई रिज़ल्ट ही नहीं निकलता था और जो लोग हैं वो बेचारे परेशान रहते थे, अपने कार्य छोड़ कर जो है आंदोलन करते रह जाते थे। अब जो है इसमें जो है ना एनजीओआइजेशन की हम आलोचना करेंगे। एनजीओआइजेशन क्या है कि जो नागरिक समाज है ना, उसमें एक एनजीओ अपना इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है। एनजीओ जो है सामने आता है और एनजीओ क्या करता है, किसी भी एक वर्ग के लिए जो है या फिर जो भी एक टॉपिक है उसको उठा करके क्या करता है, समाज में उसके खिलाफ आंदोलन करता है। तो अब जो हम क्या बताएंगे, कंक्लूजन बताएंगे कि जो नागरिक समाज है और जो नए सामाजिक आंदोलन है वो आज के डेमोक्रेटिक इंडिया में कैसे बदलाव के लिए महत्वपूर्ण तर्क बनकर आए हैं। क्योंकि जो ह्यूमन सिविल सोसाइटी है और जो भी न्यू सोशल मूवमेंट है वो आपस में मिलकर इस तरीके से काम करते हैं कि जो भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ वगैरह है उनको सेव करते हैं। हालांकि चुनौतियाँ तो बहुत है, जैसे कि संस्थागत, मतलब किसी का समर्थन ना मिलना, लोगों में सहनशीलता घट जाती है, लोग एकदम से आक्रोश में आ जाते हैं, हिंसा करने लग जाते हैं, या फिर जो जनसहभागिता है उसमें गिरावट आती है, लोग पार्टिसिपेशन नहीं दिखाते। इन सभी की वजह से क्या होता है कि जो आंदोलन है वो पीछे रह जाते हैं। एक उत्तरदायी नागरिक समाज क्या होता है कि वो लोकतंत्र की चेतना को जगाने के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और समावेशी विकास के लिए हमेशा मार्ग प्रशस्त करता है। Our responsible civil society paves the path for democratic awareness, social justice and inclusive development. So ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब जो है नेक्स्ट सेक्शन जो है वो उसके क्वेश्चंस वगैरह है, ठीक है। तो उसके लिए जो है मैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट अपलोड कर दूँगी, बाकी इसका आप फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट भी देख लीजिएगा तो आपको थोड़ा इजी होगा। नेक्स्ट सेक्शन का जो है आगे 5 और क्वेश्चन है तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ओके। हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो देखी, एक लाइक ज़रूर करिएगा।